आपका स्वागत है जीएस विजन में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर बैठे बैठे एटलीस्ट बोर तो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको वीडियोस लगातार दिए जा रहा हूँ। आज हमारा एक टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज, कि यानी कि भारत में सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री क्या है। आप अगर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पद भी पहले ऐसे बने हैं, ये अंग्रेजों ने बनाए हैं पद। तो पहले सारे पद सिविल सर्विसेज के अंडर में आते थे। तो हम ये देखेंगे कि भारत में सिविल सर्विसेज का इतिहास कैसा रहा है। सिविल सर्विसेज बोले तो नौकरशाही का इतिहास कैसा रहा है, नौकरशाही बोले तो ब्यूरोक्रेसी का इतिहास कैसा रहा है। तो सबसे पहले जो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी है ये हमें मिलती है प्राचीन इतिहास में। एक किताब थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किताब किसकी है? कौटिल्य की है। मौर्य काल की नौकरशाही का इसमें पता चलता है। देखिए, मौर्य काल को भारत का पहला जो केंद्रीकृत राजवंश कहते हैं, यानी कि सेंट्रलाइज्ड जो डायनेस्टी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत बढ़िया था। तो मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त थी। ये कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में बताया है। कौटिल्य के अनुसार जितनी भी नौकरशाही थी, यानी कि जितने भी आज बोले सिविल सर्विसेज थे, वो टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि कर विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। टैक्स जो डिपार्टमेंट था उसके प्रति उत्तरदायी थे अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। फिर गुप्त काल में भी मिलता है देखने को, लेकिन गुप्त काल की तुलना में मौर्य काल का जो था वो प्रशासनिक व्यवस्था अधिक बेहतर थी। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत में मिला था। लेकिन नौकरशाही का बड़ा स्वरूप जो है वो आपको मिलेगा मुगल काल में। मुगल काल में शुरू हुआ था मनसब। मनसब किसने शुरू किया था? अकबर ने। मनसब सिस्टम अकबर ने शुरू किया। मनसब में जो मनसब था ये द्विरैंक सिस्टम था, इनकी 2 रैंक। इसमें 2 रैंक थी, एक तो थी जात और दूसरी रैंक थी सवार। जात और सवार। अब जात क्या है? जात होगा कि आपकी व्यक्तिगत रैंक क्या है, यानी कि आपकी हैसियत क्या है। सवार क्या है? मतलब घोड़े की रैंक। आपके अंडर में कितने सैनिक, कितने घोड़े हैं, ये आपको सवार दिखाएगा। तो मुगल काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था दिखाई देती है आपको, वो मनसब के अंडर में दिखाई देती है। अकबर ने इसको शुरू किया था। अब मुगलों के बाद भारत में आते हैं कौन? ब्रिटिश। तो हमारा मेन टॉपिक रहेगा ब्रिटिश टाइम पीरियड में सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री कैसी रही थी। अगर मैं ब्रिटिश टाइम की बात करूं तो सबसे पहले गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले एक पद बनाया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिले में कलेक्टर का पद है वो वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था, जिसका मुख्य कार्य था राजस्व वसूलना, यानी कि रेवेन्यू वसूलना। मेन काम है रेवेन्यू वसूलना। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत पहुंचे तो बड़े परेशान थे। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब अमेरिका में अपॉइंट थे, इनके होते हुए अमेरिका में क्रांति हुई थी और अमेरिका ब्रिटेन के हाथ से निकल चुका था। और ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक दूसरा मौका दिया था कि आप भारत जाओ और भारत में रिफॉर्म करो, क्योंकि अमेरिका इसके होते हुए हाथ से निकला था। तो इस बात से ये भी परेशान था। तो जैसे ये भारत में आया तो इसने क्या किया? इसने भारत में सिविल सर्विसेज को 2 पार्ट में बांटा। पहला सीसीएस और दूसरा यूसीसीएस। सीसीएस क्या होगा? कन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज। और यूसीसीएस क्या है? अनकन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज।
अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज को दो पार्ट में बांटा। ये था कन्वेनेटेड में क्या किया, कन्वेनेटेड पद ऐसे पद थे जो कंपनी के जो रूल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल, उससे बाहर थे। मतलब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से बाहर, आउट ऑफ रूल कुछ उच्च पद बनाए जिसे कन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज कहा गया। इन उच्च पदों पर सारे ब्रिटिश अपॉइंट थे और जो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं ब्रिटेन का, उनको इस पदों पर नियुक्त किया जाता था ब्रिटेन से लाके भारत में। लेकिन वो क्यों भारत में आए? ब्रिटेन में ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर वो भारत में क्यों आए? बिल्कुल आएंगे क्योंकि उनको हाई सैलरी मिलेगी, बहुत बढ़िया सैलरी मिलती थी और ऊपर से उनको बहुत सारे इंसेंटिव वगैरह भी मिला के मिलते थे। तो मतलब साफ है कि जो सीसीएस पद है लॉर्ड कॉर्नवालिस के अनुसार, इस पे उच्च ब्रिटिश नागरिक को ही अपॉइंट किया जाता था और जिसको एक हाई सैलरी मिलती थी। ये जो था, ये इस पर इंडियंस और यूरोपियन दोनों को ही अपॉइंट करते थे, लेकिन सैलरी जो थी वो इस पर कम थी। तो सिविल सर्विसेज को दो पार्ट में बांटने का काम किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं भारत में द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज। भारत में सिविल सर्विसेज के जनक या सिविल सर्विसेज के पिता किसे बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आज तक आप सभी को पता था, लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने सिविल सर्विसेज को दो पार्ट में बांटा। उन्होंने डिफाइन किया कि इस पर कौन होगा, इस पर कौन नहीं होगा। सीसीएस पद तो कंपनी लॉ से बाहर बना दिया उन्होंने। इसके बाद सिविल सर्विसेज जो थी भारत में, उस पर अनेक नियुक्तियां हुई। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो सिविल सर्विसेज होगा इसके लिए एग्जाम नहीं होगा, इसके लिए नियुक्ति होगी। नियुक्ति बोले तो अपॉइंट होगा, अपॉइंट। आज एग्जाम होता है और आप मुझे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज एग्जाम होता है, इसे बोलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन पहले नियुक्ति होती थी, यानी कि अपॉइंट होते थे। अपॉइंट कौन करता था? कंपनी का बीओडी। बीओडी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिविल सर्विसेज की नियुक्ति करता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतना दयालु तो नहीं है कि भारतीयों की नियुक्ति कर दे। तो कुल मिला के सिविल सर्विसेज पर सारी नियुक्तियां किसकी होती थी? ब्रिटिश की होती थी। कोई भी भारतीय सिविल सर्विसेज पद पर नहीं जाता था। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय एक जगह पड़ती है कलकत्ता में, फोर्ट विलियम। याद रखेंगे, पहला सुप्रीम कोर्ट भी यही खुला था। फोर्ट विलियम में सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल खोला गया, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग स्कूल। 1800 एडी लॉर्ड वेलेस्ली के समय फोर्ट विलियम में खोला गया। लेकिन दूसरे साल ही यानी कि 1802 में इसका मुख्यालय, यानी कि इस स्कूल की जो ट्रेनिंग अभी तक इस स्कूल में होती थी, उसको उठा के सीधा ले गए लंदन। लंदन में कहाँ ले गए? हेलबरी कॉलेज। मतलब सिविल सर्विसेज को ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले विचार ये बना कि भाई जब सिविल सर्विसेज भारत में जाने हैं तो ट्रेनिंग भी भारत में देते हैं। इसके लिए फोर्ट विलियम में कॉलेज स्कूल खोला गया। लेकिन 1802 में यानी कि 2 साल बाद उस स्कूल का मुख्यालय कहाँ ले गए? हेलबरी कॉलेज, लंदन। यानी कि कुल मिला के मेरे कहने की बात यह है कि सिविल सर्विसेज की नियुक्ति जो है वो बीओडी करेगा और जनरली नियुक्ति ब्रिटिशर्स की होगी। और इसके बाद इसकी ट्रेनिंग जो होगी वो हेलबरी कॉलेज लंदन में होगी। मुख्यतः ट्रेनिंग 2 साल की होती थी, 2 इयर्स की। 1833 का चार्टर आया था। चार्टर में ब्रिटिश सरकार ने बोला कि जब सिविल सर्विसेज को यानी कि सीसीएस को आप नियुक्त करेंगे, सीसीएस को नियुक्त करते समय 3 आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए: धर्म, जाति और वर्ग। धर्म, रिलीजन, जाति, कास्ट, वर्ग, कैटेगरी, इस बिहाफ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है कि ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहना चाह रही है कि आप जब सिविल सर्विसेज अपॉइंट कर रहे हैं तो धर्म, जाति के आधार पे भेदभाव ना करें। मतलब आप ब्रिटिश के साथ साथ भारतीय को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रही है ना कि सिविल सर्विसेज में भारतीय भी नियुक्त होने चाहिए।
सरकार चार्टर एक्ट तो ले आई, लेकिन बीओडी नहीं माना। बीओडी ने साफ मना कर दिया। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साफ बोला हम एक भी भारतीय को इस पर नियुक्त करने वाले नहीं हैं। इसके बाद फिर से चार्टर आया था 1833 के बाद 1853 का चार्टर, 1853 चार्टर। इस चार्टर में यह प्रावधान किया गया कि अभी तक सिविल सर्विसेज की क्या हो रही थी, नियुक्ति हो रही थी, यानी कि अपॉइंट हो रहे थे। 1853 का चार्टर बोला कि सिविल सर्विसेज में अब नियुक्ति जो होगी, तो नियुक्ति तो मान लीजिए नाम मात्र की होगी, लेकिन उससे पहले होगी प्रतियोगी परीक्षा, बोले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। अभी तक नियुक्ति हो रही थी सीधी, अब होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसा होगा, उसके लिए 1854 में कमेटी बनी थी। कमेटी का नाम है लॉर्ड मेकाले समिति। लॉर्ड मेकाले कमेटी बनी। मेकाले कमेटी ने बोला दो बातें। पहला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम खुला होना चाहिए, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्रिटिश भी बैठे और भारतीय भी बैठ सकता है, ब्रिटिश भी बैठे और भारतीय भी बैठ सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद जो सिविल सर्विसेज अब बनाएंगे ना हम, वो मेरिट बेस पर बनाएंगे, यानी कि जो मेरिट में आएगा उसको बनाएंगे, जैसा आज भी होता है। तो मतलब ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, सिविल सर्विसेज की नियुक्तियां मेरिट बेस पर होंगी, और भारतीयों की आयु जो होगी एग्जाम देने की वो मिनिमम 19 होगी और मैक्सिमम 24 होगी। मिनिमम 19 और मैक्सिमम 24 साल होगी। पहला एग्जाम हुआ 1855 लंदन में आयोजित हुआ, लंदन सिविल सर्विसेज एग्जाम। 1861 में 1861, चूंकि आपको पता है कि 1857 की क्रांति हो चुकी है, तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था। उसके बाद जब ब्रिटिश के अंडर में भारत आता है, तब जो सीसीएस था इसका नाम बदल के हो गया आईसीएस। आईसीएस बोले तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज इसका नाम कर दिया गया। 1861 में इंपीरियल सिविल सर्विसेज एक्ट पास होता है। इंपीरियल सिविल सर्विसेज एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए कि जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज है, यानी कि भारत के लिए जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, नंबर 1 लंदन में होगा, नंबर 2 इसकी भाषाएं होंगी ग्रीक और लैटिन, बस 2 ही भाषाएं होंगी। मतलब साफ है, अगर किसी भारतीय को एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो जाओ लंदन जाके पढ़ो, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में पढ़ो, तब जाके क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लंदन में एग्जाम होगा, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में होगा। और तीसरा, भारतीयों की एग्जाम देने की अधिकतम आयु कितनी थी, 19 से 22, यानी कि 5 अटेम्प्ट थे ना जी ना। अब 1924 थी, सॉरी 1924 थी। अब भारतीयों की जो एग्जाम देने की आयु होगी वो होगी 22 साल तक, यानी कि भारतीय 22 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। 19 से 22 यानी कि 3 अटेम्प्ट कर दिए गए। और चौथी बात, जो उच्च पद थे, जो सीसीएस वाले पद थे ना, उन पदों पर अगर किसी को नियुक्त किया जाएगा एग्जाम के बाद, तो उसके लिए एक शर्त और भी होगी कि जिस बंदे को उस पद पर नियुक्त कर रहे हैं वो पिछले 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। जो उच्च पद थे सीसीएस वाले पद, अगर उन पर किसी को अपॉइंट करना है एग्जाम के बाद, तो ये ध्यान रखना, उसके लिए एक शर्त है कि पिछले 7 ईयर से भारत में रह रहा हो, भारत की कंडीशन के बारे में उसको पिछले 7 साल से पता हो। 1861, इसके बाद 1863 1863 सत्येंद्र नाथ टैगोर बने पहले आईसीएस, पहले भारतीय जिन्होंने आईसीएस क्वालिफाई किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 कलकत्ता से थे और इन्हें बंबई प्रेसिडेंसी में अपॉइंट किया गया। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरकार तो बोली यार कि ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे कि भारतीय इसमें ना आ पाए, इसलिए एज कम करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी सत्येंद्र नाथ टैगोर आ गए। सरकार ने 1866 में एक और एक्ट पास किया। उन्होंने बोला कि अब भारतीयों की एग्जाम देने की जो मैक्सिमम एज होगी वो 21 होगी।
अभी तक 22 थी, पहले 24 थी, 24 से 22 की, अब 21 की, मिनिमम 19, अधिकतम 21, यानी कि 2 अटेम्प्ट हुए आपके पास। कोई बात नहीं, फिर भी भारतीयों ने झंडे गाड़े। 1869 3 भारतीयों ने एग्जाम निकाला। पहला रोमेश दत्त, बिहारी लाल गुप्ता और तीसरे फेमस सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन 3 लोगों ने एग्जाम निकाला। 1869 सरकार के पांव तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हो गया, हमने इतनी एज लिमिटेशन कर दिया फिर भी भारतीय एग्जाम निकाल रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सरेआम सीधा भारत की स्वतंत्रता या भारत के भारतीयों के पक्ष में विचार रखते थे। अंग्रेज सरकार को ये अच्छा नहीं लगता था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1869 में जब ये सिविल सर्विसेज बने, इनको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इशू बनाया गया मिस रिप्रेजेंटेड ऑफ एज, यानी कि अपनी आयु को गलत तरीके से दर्शाना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी आयु हिंदू कैलेंडर के अनुसार लिखी हुई थी और ये चाह रहे थे कि आयु अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बताओ हमें, तो आयु को गलत तरीके से दर्शाने के आरोप में इनको बाहर कर दिया गया। कोई बात नहीं। 1871 सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फिर से निकाल दिया ICS। अब बताओ अब क्या करोगे, और अब तो भाई अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अपॉइंट किया गया असम के सिलहट में। 1874 में कोई छोटी सी न्यायिक गलती हो गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी से, मतलब छोटा सा जुडिशियल एरर हो गया था। जुडिशियल एरर के बाद सरकार ने इनको बर्खास्त किया। ये अपना पक्ष रखने के लिए लंदन गए। इन्होंने देखा कि इनकी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, तो ये आ गए चुपचाप। इन्होंने जानते थे कि अंग्रेज सरकार चाहती नहीं है कि नौकरी करे। तो कुल मिला के एक वो भारतीय जो 2 बार ICS निकालते हैं, लेकिन दोनों के दोनों बार उनको बाहर किया गया था, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1874 इसके बाद 1878 गवर्नर जनरल लिटन, पता नहीं इसका क्या बिगाड़ा था, हम लोगों ने बड़ी नफरत करता था भारतीयों से। लिटन तो ऐसा था कि कभी खाली रहता ही नहीं था, रोज एक नया एक्ट पास कर देना भारतीयों के खिलाफ, नया एक्ट पास कर देना। किसी दिन नहीं पास करे तो उसको लगता था पता नहीं आज कुछ हुआ क्यों नहीं, आज को नया एक्ट लेके आता हूँ, नया एक्ट। जितने भी भारत विरोधी एक्ट आते हैं वो लिटन के समय आते हैं मैक्सिमम। लिटन एक और एक्ट लेके आया कि अब सुन लो तुम भारतीयों, तुम ICS एग्जाम देना चाह रहे हो ना, तो अब तुम्हारी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 19 होगी। मिनिमम भी 19, मैक्सिमम भी 19, मतलब एक अटेम्प्ट दे पाएंगे आप। जब ऐसा हुआ तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा हो गया। इसके बाद चला था सिविल सर्विसेज मूवमेंट। सिविल सर्विसेज आंदोलन चला। इसके बाद किसने चलाया था? ये आंदोलन चलाया था इंडियन एसोसिएशन संगठन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन ने मिलकर सिविल सर्विसेज मूवमेंट चलाया, जिसकी 2 मुख्य मांगे थी। पहला, सिविल सर्विसेज की आयु बढ़ाई जाए और दूसरा, सिविल सर्विसेज एग्जाम भारत में भी कराए जाएं। लिटन गया, लिटन के बाद आया रिपन ने थोड़ा सहूलियत दी। रिपन ने बोला चिंता ना करें, डोंट वरी, आपकी आयु फिर से पहले वाली होगी 21 वर्ष। यानी कि लिटन ने सिविल सर्विसेज की आयु घटाई है और गवर्नर जनरल रिपन ने बढ़ा के फिर से कितनी कर दी है? 21 वर्ष, यानी कि 21 ईयर। बड़ा बदलाव होता है 1886। एक कमीशन बना था आयोग, एचिसन आयोग। अभी तक इससे पहले कौन सा आयोग बना था? लॉर्ड मेकाले आयोग। तो ये कौन सा आयोग है? एचिसन आयोग। किसके समय बना? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। एचिसन आयोग सिविल सर्विसेज पे बना। एचिसन आयोग ने 3 मुख्य काम किए। नंबर 1, इसने जो भारत में सिविल सर्विसेज थे ना, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला है भारतीय सिविल सर्विसेज, यानी कि अभी तक तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज था, अब हो गया भारतीय सिविल सर्विसेज, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलेंगे ICS। दूसरा होगा प्रांतीय सिविल सर्विसेज,
यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, इसको हम बोलेंगे पीसीएस। और तीसरा होगा अधीनस्थ सिविल सर्विसेज, यानी कि सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज बोलेंगे। कमीशन ने बोला कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम है ये लंदन में होंगे, पहली बात तो जो पहले होता रहा है। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज ये इंडिया में हो सकते हैं प्रांतों में, और ये जो है ये भी इंडिया में होंगे। तो मेन तो जो था वो आईसीएस था, लेकिन वो अभी भी कहाँ हो रहा है, लंदन में हो रहा है। लेकिन एक रिफॉर्म हो गया था, वो रिफॉर्म क्या है, अभी तक आईसीएस एग्जाम यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को करवाता था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इस एग्जाम को कराता था। 1886 में एचिसन कमीशन की सिफारिश पर लंदन में एक बना लोक सेवा आयोग। तो याद रखना, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए पहला लोक सेवा आयोग कब बनता है, 1886 लंदन में बनता है, भारत में नहीं, लंदन में बना। यानी कि लंदन में पहले एग्जाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय करवाता था, तो अब एग्जाम कौन करवाएगा, तो लोक सेवा आयोग करवाएगा। एक और बड़ी खास बात कि इसी कमीशन की सिफारिश पर भारतीयों की एज आईसीएस के लिए बढ़ा दी गई। वही बात, मिनिमम 19 और मैक्सिमम कर दी गई 23। इसके बाद बम्बई एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये संगठन के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। अनेक संगठन मांग कर रहे थे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम भारत में भी होना चाहिए। 1893 ब्रिटिश संसद के लोअर हाउस यानी कि वहाँ की लोकसभा, जिसको HOC हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं, वहाँ की लोकसभा ने एक बिल पास किया कि अब सिविल सर्विसेज एग्जाम भारत में भी होंगे। बिल लोकसभा में लाया गया, पास भी हो गया, लेकिन लागू नहीं हो पाया, लागू नहीं हुआ। कुल मिला के अभी तक एग्जाम लंदन में होंगे और भारतीयों की जो एग्जाम देने की एज होगी वो 19 से होगी 23 वर्ष तक, 23 ईयर तक। इसके बाद 1912 में एक और कमीशन बना, इलिंगस्टन कमीशन। इलिंगस्टन कमीशन बना 1912 में, सिविल सर्विसेज से संबंधित था। इस कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो लंदन के साथ साथ भारत में होने चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, 25% सिविल सर्विसेज की जो सीट्स हैं, 25% ये उच्च कुल के भारतीयों द्वारा भरी जाए। जो अमीर भारतीय हैं, बड़े बड़े कुल के भारतीय हैं, इनके द्वारा भरी जानी चाहिए 25% सीटें। एग्जाम भारत में भी करवाइए, 25% सीटें उच्च कुल के भारतीयों द्वारा भरी जाए। उच्च कुल के कौन से भारतीय है, जो भारत में है और जो लंदन में है, दोनों से। ये नहीं कि जो भारत में है, जो भारत और लंदन दोनों में है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की जल्द ही सिविल सर्विसेज एग्जाम भारत में भी कराएंगे। जल्द ही होगा भारत में सिविल सर्विसेज एग्जाम। पहला सिविल सर्विसेज एग्जाम जो भारत में हुआ 1922 में। 1922 में लंदन और इलाहाबाद में हुआ। ध्यान रखना, पहला सिविल सर्विसेज एग्जाम इलाहाबाद में होता है, दूसरा दिल्ली में होता है। 1924 एक कमीशन बना, ली आयोग यानी कि ली कमीशन। ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। दो खास बातें, पहला कि जो सिविल सर्विसेज हैं इसमें इंडियन और जो यूरोपियन रेशियो होगा वो 50:50 होगा। 50:50 मतलब आधे भारतीय आधे यूरोपियन होंगे अब सिविल सर्विसेज में। और दूसरा, भारत में सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक होगा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग। तो लंदन में लोक सेवा आयोग 1886 में बना था, भारत में ली कमीशन की सिफारिश में बना 1 अक्टूबर 1926 को बना लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। सर रॉस बोरकर इसके पहले चेयरमैन बनते हैं। इस जो पब्लिक सर्विस कमीशन था इसका नाम था
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन 1935 का एक्ट आया था, 1935 एक्ट, और इसमें इसका नाम कर दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघीय पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। 1935 में प्रावधान किया गया कि एक सेंटर में पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और प्रांतों का अलग होगा, यानी कि प्रोविंस का अलग होगा। 1937 में लागू होता है। 1947 हम आज़ाद हो गए। आज़ादी के बाद हमने ब्रिटिश पैटर्न को ही फॉलो किया, एक सेंटर में है और हर स्टेट का अपना अलग होगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और जो पब्लिक सर्विस कमीशन था फेडरल, इसको एक स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया, यानी इसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 14 और चैप्टर यानी कि अध्याय 2 में जो है वो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 315 के अनुसार जो तीन पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकते हैं, पहला यूपीएससी, दूसरा एसपीएससी और तीसरा जेपीएससी। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सेंटर के एग्जाम करवाएगा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सीडीएस, एसी। दूसरा एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट एग्जाम करवाएगा, पीसीएस, लेक्चरर वगैरह वगैरह। तीसरा है जेपीएससी। जेपीएससी क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट मिलकर सेंटर से रिक्वेस्ट करें कि हम दोनों का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, तो याद रखना, तो सेंटर यानी कि संसद प्रावधान कर सकती है उन 2 या 2 से अधिक स्टेट का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जिसको बोलेंगे जेपीएससी। यूपीएससी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, एसपीएससी में राज्यपाल गवर्नर करता है और जेपीएससी में भी राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखना। कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जितने भी मेंबर अपॉइंट होंगे, कम से कम आधे मेंबर ऐसे होने चाहिए जो पिछले 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जॉब कर चुके हों, यानी कि उनको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो है वो कार्य करने का अनुभव हो 10 साल का। इनकी जो आयु होती है वो 6 वर्ष या 65 तक होती है, इनकी 6 या 62 और इनकी भी होती है 6 या 62। इससे पहले हटाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति ऐसा हटा सकता है, राज्यपाल हटा सकता है। यहाँ पर किस आधार पे? कदाचार आधार पे। कदाचार मतलब मिसबिहेव आधार पे हटा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को हटाते हैं तो जो आरोप लगा है ना मिसबिहेव का, उसकी जांच न्यायालय करेगा, यानी कि जुडिशरी उसकी जांच जरूर करेगी। ये बात ध्यान रखिए आप। अब काम क्या है? एग्जाम करवाना, इनका मेन काम। तो ये तो था सिविल सर्विसेज का इतिहास और उनका वर्तमान में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो अगर मैंने ये वीडियो बनाई है तो थोड़ा सा बात और कर देता हूँ कि जो कमेटीज़ बनी है सिविल सर्विसेज एग्जाम में रिफॉर्म के लिए, कुछ कमेटी बनी है। पहली कमेटी है कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन। ये बना था 1976। इस कमेटी ने बोला कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को 3 स्टेज पे कर दो। 3 स्टेज, पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट। जो प्री एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि बहुविकल्पीय, प्लस साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ऑप्शनल मतलब एक वैकल्पिक विषय लेना पड़ेगा आपको, इतिहास, भूगोल, वट एवर यू वॉन्ट। मेंस एग्जाम में 9 पेपर होंगे और इंटरव्यू में तो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे। ये सिफारिश दी है कोठारी आयोग ने। उसके बाद जो दूसरा आयोग बना था वो था सतीश चंद्र आयोग 1989 में। सतीश चंद्र आयोग ने बोला कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में एक और पेपर होना चाहिए, ऐसे का पेपर। ऐसे पेपर इन्हीं की देन है, ऐसे पेपर होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो सिविल सर्विसेज की जो फाइनल मेरिट लगनी चाहिए उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू जो बेस्ड है इसका वेटेज बढ़ाओ, इसका वेटेज बढ़ाना चाहिए आपको। इसके बाद तीसरा जो मेन कमेटी बनती है वो बनती है वाई के अलग कमेटी, अलग समिति, 2001 में बनी। इस कमेटी ने बोला कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है
इसमें ऑप्शनल के स्थान पर एक कॉमन पेपर होना चाहिए। ऑप्शनल के स्थान पर कॉमन, सी सेट नहीं बोला इसने, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक कॉमन पेपर कराओ ऑप्शनल के स्थान पर। इसके बाद होटा कमेटी बनी, होटा समिति 2004 में। इस समिति ने सीधा बोला कि भाई जो वैकल्पिक विषय है उसके स्थान पर एक जर्नल एप्टीट्यूड पेपर करवाइए आप, जर्नल एप्टीट्यूड पेपर। उसके बाद एक समिति और बनी, खन्ना समिति, खन्ना कमेटी 2010। इसने बोला कि ना जी सेकंड पेपर होगा सी सेट, सी सेट की बात इसने की है। तो सी सेट की बात 2010 में खन्ना कमेटी ने की। 2011 में सी सेट लागू हो जाता है और 2015 से सी सेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया। क्वालिफाइंग मतलब अब आपको सी सेट में ओनली 33% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो 11 से लागू होता है, 15 से इसे क्वालिफाई कर दिया। 15 में एक और समिति बनती है सिविल सर्विसेज एग्जाम पर, उसका नाम था बासवान समिति। 15 में बनी और रिपोर्ट सौंपी 17 में। बहुत सारी बातें इसकी, लेकिन सबसे खास बात इसने बोला कि सिविल सर्विसेज की आयु घटा देनी चाहिए, घटा के कर दो 27 वर्ष तक। अभी 32 वर्ष है, इसने बोला कि आयु घटा के कितनी कर दो, 27 वर्ष। देखिए 27 वर्ष तक अगर आयु कर देंगे तो मेरे हिसाब से तो इनको जो सिविल सर्विसेज मिलने हैं वो बहुत ही चुस्त दिमाग के मिलेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि 30 साल में जाके इंसान थोड़ा वो, लेकिन होता है कि 27 साल की उम्र तक के, तो अच्छी बात है। ये मेरे हिसाब से एक अच्छी एडवाइस है, लेकिन सरकार कोई भी इसको लागू नहीं कर पा रही है क्योंकि युवाओं का वोट बैंक सरकार नहीं खोना चाहेगी। तो ये तो था हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, संवैधानिक प्रावधान और जो उसके बाद संविधान के बाद जो समितियां बनी हैं उन सब पर चर्चा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की बात भी कर दी, थोड़ी सी संविधान की बात भी कर दी। अगर आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तो मैं लेके आऊँगा हिस्ट्री ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच।